नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। पर ताम्रपाषाण काल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा है। तो इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के ऊपर चर्चा करी थी कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। इसके बाद हमने चर्चा करी थी इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक है पाषाण काल और एक है ताम्रपाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में हमने कल डिटेल से चर्चा करी थी कि पाषाण काल है क्या, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। तीनों कालों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी थी कि पुरापाषाण काल क्या है, इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। मध्य पाषाण काल के आते आते क्या हो गया और नवपाषाण काल में धीरे धीरे कैसे प्रगति हुई। तो नवपाषाण काल के बाद जो काल आता है वो है ताम्रपाषाण काल। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ताम्रपाषाण काल का जो समय माना जाता है वो है 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये हम लगभग मान के चलते हैं क्योंकि बहुत सी बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मान लेते हैं। ताम्रपाषाण काल क्या था कि जब नवपाषाण काल था तो उसमें आग की खोज हो चुकी थी, कृषि वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो जब आग की खोज हुई तो ऐसा माना जाता है कि जो भी धातुएं थी वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गई और वो पिघल के पत्थरों से चिपक गई। तो इस काल में ताम्र और पाषाण, तो इसका शब्द का ही अर्थ यह है कि ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो वह काल जिसमें तांबा और पत्थर का साथ साथ उपयोग हुआ हो उस काल को ही हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब इस काल में जो सबसे पहले जो हम मानते हैं कि जो भी धातु यूज हुई थी वो थी तांबा। तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले शुरू किया था। इस काल के जो लोग थे वो मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। तो इससे पहले जैसा कि हम नवपाषाण काल में पढ़ चुके हैं कि लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। तो वो लोग स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी नगरीय सभ्यता नहीं आई थी। लोग ग्रामीण समुदाय के तौर पर ही रहते थे, ग्रामीण बस्तियों की तरह, मतलब उन्होंने ग्रामीण बस्तियां भी बसाई हुई थी। मृदभांड का भी पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि मृदभांड की शुरुआत हो चुकी थी। परंतु इस काल में धीरे धीरे क्या था कि डेवलपमेंट हर चीज़ में होने लगा था। तो मृदभांडों में भी क्या हुआ था कि काले और लाल रंग के ही थे। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया था। उस काल में क्या था, उसमें भी काले और लाल रंग के ही थे, परंतु इसमें क्या था कि चित्रित मृदभांडों की शुरुआत हो चुकी थी। फसलें, इस काल में जो फसलें थी वो थी गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, कपास। इन सारी फसलों को लोगों ने उगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इस काल में जो था कि वस्तु विनिमय आधारित। वस्तु विनिमय क्या होता है कि आज के समय में तो जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हम रुपए देते हैं या जो भी देते हैं, ठीक है, मुद्रा देते हैं। परंतु उस समय में जब तक कोई भी मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो इसीलिए लोग क्या करते थे कि जैसे किसी को कोई सामान चाहिए वो दूसरे इंसान से वो सामान ले लेते थे, बदले में जो उनके पास सामान होता था वो उनको दे देते थे। तो मतलब वस्तु के बदले में वस्तु, इसीलिए इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय आधारित। तो वस्तु विनिमय का ही शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि देखो लोगों ने स्थायी जीवन शुरू कर दिया था, साथ में वो फसलें कृषि करने लगे थे। तो जब वो कृषि कर रहे थे तो अब क्या था कि वो सिर्फ अपने लिए कृषि नहीं कर रहे थे, अब वो आगे मतलब सरप्लस हो जाता था। सरप्लस का मतलब होता है कि जैसे वो गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं में भी वो जो बच जाता था उनके पास, उसको बोलते थे सरप्लस। जो वो यूज़ कर लेते उसके बाद भी बच जाता था तो उसका प्रयोग वो क्या करते थे कि मतलब वस्तु विनिमय के तौर पे कि किसी को दे दिया, बदले में उनसे कोई चीज़ ले ली। तो इस प्रकार अब आगे हम पढ़ेंगे कला के बारे में। इस काल में अब जैसे जैसे सरप्लस हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो लोगों ने मतलब लिखना पढ़ना तो उस काल में नहीं आता था, क्योंकि हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। परंतु उस काल में जो नई नई कलाओं का विकास होने लगा था,
ताम्रपाषाण काल में क्या था, सबसे मुख्य था लोगों ने वस्त्र निर्माण से परिचित होने लगे थे। अब जैसा कि नवपाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोग सिर्फ पशु की खाल वगैरह ये सभी पहनते थे, तो कुछ ऐसे विकास नहीं हुआ था, परंतु सुई का विकास हो चुका था। तो इस काल में इसका प्रयोग कर लिया वस्त्र निर्माण करने में। प्लस लोग कपास की भी खेती करते थे, तो कपास से वस्त्र बना देते थे इस प्रकार। इसके बाद जो और भी मतलब कुछ कलाएं उभर कर सामने आई वो थी कुंभकार थे, जैसे धातुकार थे, हाथी दांत के शिल्पी भी थे, प्लस टेराकोटा बनाने वाले कारीगर। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी का बना आग में पका खिलौना। कि जो टेराकोटा क्या है कि मतलब एक जो सॉफ्ट मिट्टी होती है उससे आग, अब जैसे आग की खोज तो उस समय हो ही चुकी थी, तो पक्के खिलौने बनने लगे थे उस समय में। तो इस प्रकार कई प्रकार की कलाओं का विकास उस काल में हमें देखने को मिलता है। अब हम ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया था, आपको मैप में दिखा देती हूँ कि कौन कौन से स्थल कहाँ पे हैं। अब जैसे कि राजस्थान है, वहाँ से हमें 2 जगहों के से पता चलता है ताम्रपाषाण काल के बारे में। एक तो है गिलुंद और एक है आहार। प्लस जो मध्य प्रदेश है उससे हमें 3 स्थलों से हमें ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो है नवदाटोली, कायथा और एरन। और महाराष्ट्र के 4 स्थलों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो कि है दैमाबाद, इनामगांव, जोरवे और सोनगांव। इन सब स्थलों से हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम ताम्रपाषाण काल के स्थलों के बारे में ये जानेंगे कि किस स्थल से हमें क्या जानकारी मिली है। तो सबसे पहले राजस्थान में आहार और गिलुंद। तो जो आहार था उससे इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती। हमें यहाँ से तांबे के ढेर मिले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लगता है जैसे कि तांबे का प्रयोग यहीं पे किया गया हो। और इन दोनों स्थलों से हमें गेहूँ, धान, दाल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। प्लस प्रस्तर उद्योग, यानी प्रस्तर मतलब पत्थर के उपकरण जहाँ पे बनाए जाते हों, प्रस्तर उद्योग के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। इसके बाद है महाराष्ट्र में इनाम गांव से क्या है कि हमें शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। अब देखो, ग्रामीण वैसे तो माना जाता है कि ग्रामीण समुदाय था, परंतु धीरे धीरे विकास भी तो होगा। अब इससे आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता मानी जाती है, वो पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। परंतु अब जो इससे पहले ताम्रपाषाण काल था तो उसका विकास तो हमें यहीं से देखने को मिल जाएगा, इसीलिए शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। और साथ में किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य भी हमें इनाम गांव से मिले हैं। इसके बाद हम दैमाबाद के बारे में जानेंगे कि दैमाबाद से भी सेम हमें नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें कांसे की मूर्ति मिली है, मातृ देवी का साक्ष्य मिला है और वृषभ का भी साक्ष्य मिला है। माना जाता है कि इन दोनों स्थलों से जैसे कि सिंधु सभ्यता के प्रारंभ के संकेत हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, क्योंकि आगे जाके हम इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग देखेंगे। ऐसे ही सोनगांव है और जोरवे है। जोरवे जो है उस स्थल को माना जाता है कि यहाँ से मतलब नोन फॉर नॉन हड़प्पा कल्चर, मतलब यहाँ से हमें हड़प्पा कल्चर के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश से हम 4 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, नवदाटोली, मालवा, कायथा और एरन। नवदाटोली जो है सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में से एक थी। कायथा और एरन जो थे ये किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और जो एरन है वो जोरवे की तरह उसको भी माना जाता है कि मतलब नॉन हड़प्पन कल्चर के लिए। बाकी सबसे तो हमें धीरे धीरे थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत यहाँ से मानी जा रही है, परंतु एरन और जोरवे से हमें कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि आगे हड़प्पन कल्चर की शुरुआत हुई, यानी कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की शुरुआत हुई।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।